एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माय चैनल रैपिड लर्निंग। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 6 करेंगे, जिसका नाम है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक क्लास। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है सीटेट पेपर 2 के लिए, केवीएस के लिए, टेट के लिए, सुपर टेट के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, एनसीईआरटी हमें एक बेसिक नॉलेज देती है और ये कितनी बेनिफिशियल है हमें सारे एग्ज़ाम्स के लिए। ये हमें डेप्थ नॉलेज देती है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है और इजी लैंग्वेज में होती है। ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मार्क करे गए हैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं है, आपको इजीली समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें बात करने को मिलेगी राजा के बारे में, कैसे उसने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया, कैसे उसने विभिन्न तरीके के कर लगाए, कैसे उस समाज के लोगों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करा गया। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल के राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे 3000 साल पहले। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। इनमें से एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। अब इसको मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में, कि ये स्पेसिफिकली ग्रीष्म और वसंत ऋतु में होता था। यज्ञ करने के बाद जो है अश्व को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और उनके पीछे पीछे होता था राजा। जो इस अश्व को नहीं रोकता था, अपने एरिया से पास ऑन होने देता था, वो ये एक्सेप्ट कर लेता था कि राजा बहुत ही पावरफुल है, स्ट्रॉन्गर है और मुझे इससे लड़ाई नहीं लड़नी, युद्ध नहीं लड़ना। जो इस अश्व को रोकता था उसे राजा से युद्ध लड़ना होता था और फिर उस राज्य पर जीतने वाले का ही अधिकार हो जाता था। इस तरह से राजा ने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया और अपने आप को दिखाया कि वो कितना पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। चलिए शुरू करते हैं आगे। वर्ण। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित करा। प्रत्येक वर्ग का अलग से अपना अपना अलग काम था, कार्य निर्धारित करा। पहला जो था ब्राह्मण। इनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना और जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था। सेकंड है क्षत्रिय। इनका काम क्या था? युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। थर्ड इज वैश्य। वैश्य कृषक, पशुपालक और व्यापारी वर्ग के लोग इसमें आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। फोर्थ इज शुद्धों। इनका काम क्या था? तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को ही शुद्धों के समान माना गया था, उसमें कैटेगरी में डाला गया था। महिलाओं और शुद्धों को वेदों का भी अधिकार नहीं था। बाकी क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मणों को तो वेदों का भी अधिकार था। आगे चलते हैं। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब मान के चलिए किसी का जन्म होता है ब्राह्मण समाज में, तो उसकी कम्युनिटी वही ब्राह्मण ही मानी जाएगी। उसको शुद्धों की कैटेगरी में, वैश्य की, क्षत्रिय की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार की असमानता प्रचलित नहीं थी, जो कि और जगह प्रचलित थी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जनपद के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि सबसे पहले बनता है हमारा एक कबीला, उसके बाद फिर जन, लोग, नेक्स्ट फिर बनता है जनपद, फिर बनता है हमारा महाजनपद। जन मतलब लोग, जनपद मीन्स लोगों का समूह, महाजनपद मीन्स जनपद जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गए थे, उन्हें महाजनपद की श्रेणी में डाला गया था, जो कि थे 16 महाजनपद। तो चलिए जनपद के बारे में पढ़ते हैं। जन के बसने की जगह, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, जन के बसने, लोगों का समूह। अब लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरस्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्र धूसर पात्र, पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि पेंटेड ग्रेवेयर क्या है, तो पुरस्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्र धूसर पात्र कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। महाजनपद क्या है? महाजनपद के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि 16 महाजनपदों की सूची बनी थी, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो राज्य था महाजनपद का, वो था मगध। जैसे कि पहले भी की वीडियोस में बताया मैंने आपको कि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य। मगध की राजधानी थी राजगृही। वर्तमान में इसकी राजधानी है पटना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये था कि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा था। महाजनपद के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? बौद्ध व जैन ग्रंथ से मिलती है। और भी बाकी महाजनपद थे, 16 जिनकी श्रेणी में आए थे, अंग, वज्जी, काशी, मल्ल, वत्स, गुरु। लेकिन हम एनसीईआरटी में सिर्फ सिर्फ महाजनपदों के बारे में ही पढ़ना है, इसके 16 की सूची के बारे में नहीं पढ़ना है। चलिए देखते हैं।
करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद की राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी, फोर्टिफाइड, चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की दीवार बनाई गई थी। राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन पूरे साल मिलने लगा। भुगतान संभवतः आहत सिक्कों में होने लगा। अब देखिए, राजा ने अपने आप को स्थापित करा पहले, उसके बाद फिर उसने अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाया, उसके बाद फिर उसकी रक्षा के लिए उसने सेना बनाई। सिपाहियों को वेतन भी देने लगे, जो संभवतः आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स में होने लगा। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि सबसे पहले सिक्के कौन से जारी करे गए? आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स। फिर राजा नियमित रूप से कर भी वसूलने लगे लोगों से। किसानों से फसल का 1/6 भाग उन्होंने लिया। कारीगर से एक महीने में एक दिन वो राजा के लिए काम करते थे, जो कि लोहार, सुनार या बुनकर होते थे। पशुपालक क्या करते थे? जानवर या उनसे बने उत्पाद राजाओं को देते थे, जैसे कि दूध, दही आदि। ओके, ऐसे कर करके राजा ने आम लोगों से भी कर वसूले अलग अलग तरीके से। कृषि में भी परिवर्तन आया। आइए देखते हैं। हल के फाल अब लोहे के, पहले लकड़ी के जो होते थे। फसलों की भी उपज बढ़ गई। नेक्स्ट इज धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपाजने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू हुआ। धीरे धीरे हर चीज़ में डेवलपमेंट आता गया। बिहार के राजगृह राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी, बाद में पाटलिपुत्र। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मगध की राजधानी क्या थी? राजगृही। वर्तमान में उसकी राजधानी क्या है? पटना। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सबसे शक्तिशाली राज्य था ये वज्जी। ये भी महाजनपद की श्रेणी में ही आता है। मगध के नज़दीक था वज्जी राज्य। राजधानी जो इसकी थी वैशाली थी। ये प्रथम गणतंत्र था, मतलब 8 जनपद मिलाकर बना था। सबसे पहले गणतंत्र हुआ ये। शासन व्यवस्था गण या सन, मतलब गणतंत्र मतलब सबको पार्टिसिपेट करने का मौका जिसमें होता था। वज्जी में एक राजा नहीं, हर कुल का एक राजा था। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 जनपदों को मिलाकर एक जनपद, महाजनपद बना था, जो कि नाम था वज्जी। तो इसमें हर एक राजा नहीं था, हर कुल का एक राजा था। अब पढ़ते हैं दीर्घ निकाय के बारे में। ये क्या था? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ। इसमें बौद्ध के कई व्याख्यान थे। गुप्त शासकों ने गण और संत पर विजय प्राप्त कर राज्यों में शामिल करा। 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। इनमें 30 साल के ऊपर से उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। धीरे धीरे बहुत ही सब कुछ डेवलप होता गया, बदलता गया, और कैसे कैसे नागरिकता प्रदान की गई लोगों ने, वैसे बताया गया है। तो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट बातें क्या थी? सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया। और 3000 साल पहले क्या होता है? राजाओं ने उभरना शुरू करा। 2500 साल पहले क्या होता है? महाजनपद बनता है। जनपदों से इम्पॉर्टेंट जनपद निकलकर महाजनपद बनते हैं, जो कि 16 थे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि रूलर्स जो हैं वो बहुत रूलर्स बन गए हैं? कैसे? अश्वमेध यज्ञ के जरिए। रूलर्स कलेक्ट करते थे रेगुलर टैक्सेस, मतलब राजा जो थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। किस चीज़ के लिए? किले बनवाने के लिए और सेना बड़ी करने के लिए, अपनी सेना बड़ी करने के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बताए हैं, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं बताई। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और स्टे ट्यून विद मी फॉर बेटर अपडेट्स। थैंक यू।